अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द बायोलॉजी सीरीज़। हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 एंजाइम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी को बहुत डीपली पढ़ा था और उसका जो ग्राफ था वो मैं आपको बताना भूल गई थी। मैंने यहाँ पर बना के भी रखा था, सो मैं आपको बता देती हूँ। देखें, ये जो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, दिस इज़ एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज़ वाई एक्सिस। ये हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल है। वर्टिकल पोजीशन पे हमने रखा है फ्री एनर्जी और जो हॉरिजेंटल है वहाँ पर हमने प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बताया है। मतलब फ्री एनर्जी का मतलब होता है द एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क, यानी हम ये वो एनर्जी शो कर रहे हैं जो काम करवाने में हेल्प दे रही है, या वो एनर्जी जो काम करवा रही है। डन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्शन हो कैसे रहा है, फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, नहीं हो रहा, ये सारा पता चलेगा। सो यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होता है, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, एंड ये एनर्जी है रिएक्टेंट्स की। यहाँ पे लिखा है एनर्जी रिएक्टेंट्स का मतलब है एनर्जी लेवल ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिफोर रिएक्शन स्टार्ट, यानी इसका रिएक्शन की जो एनर्जी लेवल है वो क्या है। तो दोनों की यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप देखें तो एक जो ग्राफ है वो ऊपर तक जा रहा है और एक जो ग्राफ है वो यूँ आ रहा है। तो ये जो ग्राफ ऊपर तक जा रहा है ये है एनर्जी विदाउट एंजाइम। मतलब ये है कि अगर मैं किसी रिएक्शन के अंदर एंजाइम को डाल देती हूँ तो उसका जो ग्राफ है, उसका जो ग्राफ है वो एंजाइम को नहीं डालती तो उसका ग्राफ ऊपर तक जा रहा है। मीन्स इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू हैपन, सही है। और अगर मैं उस रिएक्शन के अंदर एंजाइम यूज़ कर दे रही हूँ तो उसमें एनर्जी इतनी नहीं लग रही। सो बेसिकली ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बता रहा है कि ये जो एनर्जी विदाउट एंजाइम है ये वाली, और ये है एनर्जी विद एंजाइम। समझ आया। और यहाँ पर अगर देखें एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, यहाँ पर लिखा है एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब है कि सेम इन बोथ कर्व। अगर आप देखें कि ये जो एनर्जी है ये ऊपर वाले कर्व में भी यहाँ पर आई है और नीचे वाले कर्व में भी यहाँ पर आई है। लाइक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज सेम। तो मैंने बताया था आपको लास्ट वाली वीडियो के अंदर कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होगी और ना ही इनकी अमाउंट चेंज होगी, ना ही इनकी एनर्जी चेंज होगी। दोनों कंडीशंस में आइदर यू आर यूजिंग एंजाइम और नॉट, दोनों कंडीशन में उसकी स्टेट जो है प्रोडक्ट की वो सेम ही रहेगी। वो ना ज़्यादा हो जाएगा ना कम हो जाएगा। एंजाइम का काम जस्ट उस रिएक्शन को स्पीड अप कराना है, ना कि प्रोडक्ट को बढ़वाना है, ठीक है। तो ये वही बात कर रहा है कि दोनों कंडीशंस में एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज सेम। सही। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और ये है चेंज इन फ्री एनर्जी, लाइक कितनी एनर्जी में चेंज आया है। और आप फ्री एनर्जी को गिब्स फ्री एनर्जी भी बोलते हो, डेट इज़ द स्मॉल जी। ये जो जी है ना, कैपिटल वाला जी बना हुआ है, इसको हम गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। गिब्स, GIBBS, गिब्स फ्री एनर्जी। ओके। सो आपको ये ग्राफ समझ आ गया होगा। और अब हम जो हमारा टॉपिक है उस पर मूव करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है, एंजाइम की एक्टिविटी को कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं, या कौन से ऐसे फैक्टर्स की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी कम या ज़्यादा हो सकती है। सो लेट्स डिस्कवर इट। The rate of enzyme activity means the quantity of substrate transformed into product into a unit time or a 1 second. रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी का मतलब होता है कि कितनी सबस्ट्रेट की क्वांटिटी ट्रांसफ़र हो रही है प्रोडक्ट, यानी कितने सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसफ़र हो सक रहे हैं 1 सेकेंड के अंदर। इसे हम रेट ऑफ एंजाइम कहते हैं। ग्रेटर द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर सेकेंड ग्रेटर विल बी द एंजाइम एक्टिविटी। कह रहा है जितना ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो बनेगा उतना ज़्यादा एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, और वाइस वर्सा। यही सेम, जितनी ज़्यादा एंजाइम की एक्टिविटी होगी और उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये दोनों के लिए इस तरीके से बात की गई है। सम ऑफ द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी एंड टेम्परेचर, pH, कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम एंड कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एक्सेट्रा। कह रहा है कुछ फैक्टर्स हैं जो इसकी एक्टिविटी पर इफेक्ट डाल सकते हैं, जैसे एंजाइम का रेट, जैसे एंजाइम का जो रेट है, या कंसंट्रेशन, या टेम्परेचर है। टेम्परेचर अगर बढ़ गया या कम हो गया तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। एंजाइम की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा या कम हो गई, या सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा हो गई, या pH जो है वो एसिडिक या बेसिक हो गई या न्यूट्रल रही,
तो इन सारे जो फैक्टर्स हैं उनका इफ़ेक्ट क्या होगा हमारे एंजाइम के ऊपर। डन। When an inhibitor bind to an enzyme away from active site, the shape of enzyme become altered due to these allosteric inhibitor. अब इनहिबिटर मैंने आपको बताया है, इनहिबिटर क्या होता है। इनहिबिटर उस मॉलिक्यूल को कहते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस कर दे। तो जब इनहिबिटर एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है इसकी एक्टिव साइट के अलावा, मैंने आपको ये भी बताया था कि एक होती है एक्टिव साइट जहाँ पर आके सबस्ट्रेट बाइंड होता है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, लेकिन एक होती है एलोस्टेरिक साइट लाइक अदर देन एक्टिव साइट। दूसरी साइट होगी कोई जहाँ पर आके इनहिबिटर आके बाइंड हो जाएगा, तो उसे हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। तो ये कह रहा है कि जब इनहिबिटर बाइंड हो जाता है एंजाइम के साथ उसकी एक्टिव साइट के अलावा उसकी एलोस्टेरिक साइट पर, तो उसकी वजह से एंजाइम जो है वो अल्टर हो सकता है, लाइक एंजाइम अपनी एक्टिविटी चेंज कर सकता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंज ऑल एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम आर चेंज स्लाइटली सो दैट दे बिकम अनेबल टू रिसीव सबस्ट्रेट। जिसकी वजह से होता क्या है, जो एंजाइम अपनी मतलब सबस्ट्रेट को रिसीव नहीं कर सकता। इसको मैं ड्रॉ करके बताती हूँ कि किस तरीके से होता है, ठीक है। अच्छा, दो जो है वो डायग्रामों से गलत बन गए, इग्नोर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये एंजाइम है, ये उसका सबस्ट्रेट है, दिस इज़ द एक्टिव साइट, एंड यहाँ पर आके सबस्ट्रेट बैठेगा और रिएक्शन होगा। नॉर्मली इससे होता है, लेकिन होता क्या है, अब ये देखें, ये भी एक एंजाइम है, ठीक है, और ये उसकी एक्टिव साइट है, दिस इज़ द सबस्ट्रेट, और ये है उसकी एलोस्टेरिक साइट। यानी एक्टिव साइट के अलावा इनहिबिटर जो है किसी और साइट पर आकर अटैच हो जाता है। समझेंगे कि कोई और साइट है और ये इनहिबिटर है जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोकना चाहता है, ये आके यहाँ पर अटैच हो गया। जब अटैच हो जाएगा तो जो एंजाइम की जो शेप है ना वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो इसकी वजह से होगा क्या, सबस्ट्रेट इस पर बाइंड नहीं हो सकेगा। तो सबस्ट्रेट के लिए मुश्किल हो जाएगा बाइंड होना, क्योंकि स्लाइटली चेंज कर दी है शेप इसने, इनहिबिटर ने। डन। तो ये बात करना चाह रहा है। ओके, सो नेक्स्ट इज slightly chain, they become unable to receive substrate. Some molecules also work as activator when bind to the enzyme away from the active site. These molecules are called allosteric activators. और कुछ एक्टिवेटर की तरह भी काम करते हैं। और एक्टिवेटर मैंने समझाया था क्या होता है, जो एंजाइम के जो है एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर दे। तो कुछ एक्टिवेटर्स भी ऐसे होते हैं जो एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट पर जाके अटैच हो जाते हैं, जिसे हम एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स कहते हैं। These allosteric activators increase in the function of the active site, और ये allosteric activators जो होते हैं ना एंजाइम की एक्टिव साइट को इंक्रीज कर देते हैं। These molecules do not bound covalently to the enzyme, so their interactions are reversible. और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एंजाइम के साथ कोवलेंटली बाउंड नहीं करते, लाइक हमेशा के लिए बाउंड नहीं कर जाते, सिर्फ टेम्परेरी तरीके से इसके साथ बाइंड होते हैं और इनको बाद में हटाया जा सकता है। दीज एक्टिवेटर्स में इन्फ्लुएंस बाय थर्मल फैक्टर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये एक्टिवेटर्स जो हैं ये इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी टेम्परेचर के फैक्टर पर भी हो सकता है ये, या कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट से भी हो सकता है, ठीक है। अब एक एक करके हम क्या करेंगे, डिफरेंट फैक्टर्स को पढ़ेंगे जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाह रही थी कि दो बातें हुई हैं। एक होते हैं एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स, ये रहा, दिस इज द एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स, और यहाँ पर ऊपर था एलोस्टेरिक इनहिबिटर। तो दोनों जाके एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड होते हैं, यानी दोनों एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं हो रहे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अगर दोनों एलोस्टेरिक साइट पर ही जाके बाइंड हो रहे हैं तो क्यों एलोस्टेरिक इनहिबिटर जो है वो रिड्यूस कर रहा है एंजाइम की एक्टिविटी, और एलोस्टेरिक एक्टिवेटर एंजाइम की एक्टिविटी को क्यों बढ़ा रहा है। सो ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है माइंड में। तो बेसिकली एलोस्टेरिक इनहिबिटर जो होता है ना एंजाइम के लिए ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर देता है एक्टिव साइट के ऊपर कि वो बेचारा सबस्ट्रेट अटैच ही नहीं हो सकता। लेकिन जो एक्टिवेटर होता है ना वो एलोस्टेरिक साइट पर जाके अटैच तो होता है, लेकिन एक्टिव साइट के अंदर इतनी चेंजेस नहीं करवाता, लाइक वो सबस्ट्रेट को बाइंड होने देता है, या कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट नहीं करता जिससे सबस्ट्रेट बाइंड ही ना हो। वो ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करता है जिससे सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है। तो इसके लिए वो इस तरीके से एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाता है, सही है। तो चलिए टेम्परेचर को डिस्कस करते हैं। द केमिकल रिएक्शन डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर मोशन, हायर द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल
reach to enzyme, higher will be the chances of reaction और vice versa. कह रहा है जो केमिकल रिएक्शन है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल की मोशन पर. इसका मतलब है जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स एंजाइम के पास होंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि रिएक्शन ज़्यादा हो जाए. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द इंक्रीज इन 10 सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन डबल द रेट ऑफ रिएक्शन. ये कहा जाता है कि अगर हम टेम्परेचर के अंदर 10 सेल्सियस का इंक्रीज़ कर दें तो रिएक्शन डबल हो जाता है, लाइक रिएक्शन फास्ट होता है. एंजाइम आर ऑल्सो सेंसिटिव टू टेम्परेचर. एंजाइम भी सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के लिए. लाइक एंजाइम्स जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. लाइक उनका ऐसा नहीं हो सकता आप कोई से भी एंजाइम को उठाकर कौन सा भी टेम्परेचर दे दो, ऐसा नहीं हो सकता. ड्यू टू इट्स प्रोटीनियस नेचर और प्रोटीनियस कंपोजिशन. हमने पढ़ा था कि एंजाइम प्रोटीनियस कंपोजिशन के होते हैं. तो प्रोटीनियस कंपोजिशन का मतलब है प्रोटीन जो है आपको पता है कि वो ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो इसलिए बहुत सेंसिटिव होते हैं ड्यू टू प्रोटीनियस नेचर. The temperature where enzyme work maximally or rate of enzyme activity is maximum called optimum temperature. वो टेम्परेचर जहाँ पर एंजाइम बिल्कुल अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे या जहाँ पर उसकी एक्टिविटी मैक्सिमम देखी जाए उसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं. बिलो एंड अबव दिस टेम्परेचर द एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज. अगर इससे ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा या कम अगर हम किसी एंजाइम को टेम्परेचर देंगे तो उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जो ह्यूमन एंजाइम्स होते हैं ना, हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो हाईली एक्टिव होते हैं दिस टेम्परेचर पर. हम जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है बेसिकली, सो 37 सेल्सियस हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, तो जो हमारे एंजाइम्स हैं वो भी बेस्ट वर्क 37 सेल्सियस पर ही करते हैं. आई बात समझ. तो दिस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी एंजाइम्स एंड ऑल आर कम्प्लीटली डीनेचर एट 100 सेल्सियस. और अगर 100 सेल्सियस देंगे तो वो डीनेचर हो जाएंगे. हमारी बॉडी की बात हो रही है. वेयर इट मिनिमम इज 0 सेल्सियस. और जहाँ पर मिनिमम 0 सेल्सियस है, एक्टिविटी टू रिड्यूस इज मिनिमम बट एंजाइम्स डू नॉट डिस्ट्रॉय. अब यहाँ पर क्या कहने की बात क्या कह रहा है समझे. कह रहा है वो टेम्परेचर जहाँ पर एंजाइम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे उसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं. ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा या कम होगा तो एंजाइम अपनी वैल्यू या एक्टिविटी रिड्यूस कर देगा. अगर हम 37 सेल्सियस, ह्यूमन की बात हो रही है, 37 सेल्सियस टेम्परेचर हमारी बॉडी के लिए ऑप्टिमम है और यहाँ पर हमारे एंजाइम बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं. अगर हम उनको 100 सेल्सियस दे देंगे तो वहाँ यहाँ पर एंजाइम कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे और कम्प्लीटली डीनेचर हो जाएंगे. लेकिन अगर 0 सेल्सियस देंगे तो उस पर उनकी एक्टिविटी जो है मिनिमम, या यूँ कह सकते हैं कि वो डीएक्टिव हो जाएंगे. डीएक्टिव का मतलब है, देखें, किसी एंजाइम को अगर मैं 0 सेल्सियस दूंगी तो वो समझे ज़िंदा रहेगा लेकिन डीएक्टिव होगा. लेकिन अगर मैं कंटिन्यूसली इसको अगर मैं किसी एंजाइम को 100 सेल्सियस दूंगी तो वो मर ही जाएगा. समझो उस पर वो एंजाइम 100 सेल्सियस पे ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा और फिर वापस ज़िंदा नहीं हो सकता. लेकिन कोई एंजाइम अगर 0 सेल्सियस में आ गया तो वो जस्ट डीएक्टिव होगा. लेकिन अगर मैं उसको वापस ऑप्टिमम टेम्परेचर दूँ तो वो रिएक्टिव हो सकता है. तो यहाँ पर कह रहा है कि 0 सेल्सियस पर एक्टिविटी मिनिमम हो सकती है बट एंजाइम आर नॉट डिस्ट्रॉयड. एंजाइम कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होते. मोस्ट ऑफ द एंजाइम इन हायर ऑर्गेनिजम्स हैव ऑप्टिमम टेम्परेचर. जो एंजाइम्स होते हैं हायर ऑर्गेनिजम्स पे, लाइक जो मैमल्स वगैरह हैं, इनका जो टेम्परेचर है 25 सेल्सियस टू 42 सेल्सियस तक जा सकता है. तो इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर ये है. सम बैक्टीरिया विच सर्वाइव इन हॉट स्प्रिंग्स आर कॉल्ड थर्मोफिलिक बैक्टीरिया. और वो बैक्टीरिया जो हॉट कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं उन्हें हम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं. थर्मो का मतलब होता है हीट, फिलिक मीन्स पसंद करना, लाइक वो हीट पसंद करते हैं तो हीट में सर्वाइव कर जाते हैं. बिकॉज दे हैव ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 70 सेल्सियस और हायर. इनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 70 या 70 से ज़्यादा हो सकता है. सच एंजाइम्स, यानी ये 70 सेल्सियस पर बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे अपनी. सच एंजाइम्स आर ऑल्सो यूज्ड इन बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर एट हाई टेम्परेचर वॉशिंग. तो ये जो एंजाइम हैं वो बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं. सही है. यहाँ पर देख लेते हैं इस ग्राफ को. रेट ऑफ रिएक्शन ये शो करा है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ रहा है. यहाँ पर ये शो करा है कि टेम्परेचर. अब देखिए टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ किया. जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी बढ़ता जा रहा है. लेकिन एक फिक्स्ड ऑप्टिमम, लाइक एक पॉइंट ऐसी आ रही है जहाँ से इसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है.
मतलब अगर ये जब अपनी ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी ऑप्टिमम वैल्यू अचीव कर लेगा वहाँ तक ये बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, लेकिन उससे अगर आप ज़्यादा करोगे तो ये फिर डिक्रीज इन एक्टिविटी होता जाएगा। Effect of pH. The activity of enzyme varies considerably with pH, and there is a generally a marked optimum pH for each enzyme. Each enzyme has a very narrow range of, or it works its optimum pH. अब एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो चेंज होती है पीएच के चेंज होने से, और हर एक एंजाइम की एक अपनी पीएच है जिसे हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं, और वो उस पर बेस्ट काम करता है। द पीएच हैज़ अ मार्क्ड इफेक्ट ऑन चार्जेस, द पीएच हैज़ अ मार्क्ड इफेक्ट ऑन द marked effect on the charges of an amino acid chain which form tertiary and quaternary structures of protein enzymes. अब यहाँ पर जो है थोड़ी आप बात समझें। देखें, एंजाइम्स जो हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, और अगर आपको याद हो तो प्रोटीन जो है वो किससे बने हुए होते हैं, अमीनो एसिड से। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं। अमीनो एसिड्स जो हैं वो अपने आप को अगर ऐसे अरेंज करें तो हम उससे कह रहे थे ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अगर वो अपने आप को ट्वेल्व कर ले लाइक डीएनए के स्ट्रक्चर की तरह तो हम उसे कह रहे थे ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अगर कोई 3D स्ट्रक्चर हो जाए, ये इसी तरीके से अपने आप को अमीनो एसिड अगर बाइंड करें तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर बनाएगा, और फिर क्वाटनरी। ठीक है, तो जो एंजाइम्स होते हैं वो टर्शरी या क्वाटनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये तो आपको समझ आ गया कि शक्ल इनकी इस तरीके से होती है। होता क्या है, अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर हमने चैप्टर नंबर 1 में बहुत डिटेल में पढ़ा था, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि उसके पास साइड चेन होती है जिसे हम रेडिकल ग्रुप भी कहते हैं। वो जो रेडिकल ग्रुप होता है ना बेटा, उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस होते हैं। उन चार्जेस की अट्रैक्शन की वजह से ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं। लाइक इस अमीनो एसिड की आर चेन के ऊपर चार्जेस हैं, इसके ऊपर चार्जेस हैं, इसके ऊपर चार्जेस हैं। तो ये जो चार्जेस है ना, इनको बाइंडिंग में हेल्प दे रही है, तो बॉन्ड बनाने में हेल्प दे रही है। ओके, तो इन चार्जेस की बात हो रही है। तो अगर हम एंजाइम की पीएच को चेंज कर देते हैं तो ये जो चार्जेस है ना ये इफेक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनके बीच के जो बॉन्ड्स हैं वो वीक हो सकते हैं। सो लिटिल चेंज इन पीएच कॉज आयोनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की आयोनाइजेशन हो सकती है जिसकी वजह से एंजाइम इनएक्टिव भी हो सकता है। तो ये बात हो रही है। मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम वर्क्स ऑन द रेंज ऑफ 7 to 8 pH। तो ये जो एंजाइम है, ह्यूमन की डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं, लाइक वो एंजाइम्स जो खाना डाइजेस्ट करवाने में हेल्प देते हैं, वो एंजाइम 7 to 8 रेंज ऑफ पीएच पर बेस्ट काम करते हैं, विद अ फ्यू एक्सेप्शन। जैसे इसने बताया है कि कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो ज़रूरी नहीं है सारे, इसने बोला मेजॉरिटी, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जो हाईली एसिडिक माहौल में काम करते हैं। जैसे एक एंजाइम है दैट इज़ कॉल्ड पेप्सिन, जो हमारे स्टमक में मिलता है, और इसको रिलीज़ करते हैं गैस्ट्रिक, जिसको रिलीज़ करते हैं सेल्स ऑफ स्टमक, या लाइक हमारे स्टमक के सेल्स उसको रिलीज़ करते हैं पेप्सिन को। वो पेप्सिन एंजाइम जो होता है ना हाईली एसिडिक होता है, जो यहाँ पर लिखा है कि 1.4 की रेंज में काम करता है। आपको पता है कि हमारी स्टमक का जो माहौल होता है वो एसिडिक होता है, उसके अंदर HCl होता है, तो वहाँ पर एक एंजाइम पेप्सिन है जो इस ऑप्टिमम पीएच पर काम कर रहा है, और इसकी रेंज भी बताई गई है कि 1.5 to 2.5 तक काम कर सकता है। इस रेंज में इस रेंज की पीएच पर ये काम कर सकता है। और दूसरी साइड पे इन्होंने एक अमाइलेज का एग्जांपल दिया है कि ये अमाइलेज है जो हमारे पेनक्रियास से जो रिलीज़ होता है, वो अल्कलाइन कंडीशन में काम करता है, लाइक बेसिक पे काम करता है, दैट इज़ 8.5 pH। यहाँ पर इन्होंने एक ग्राफ दिया है जिसमें इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स दिए हैं। एक पेप्सिन दिया है। अच्छा, ये आपको पीएच स्केल तो पता होगी, नॉर्मल जो 14 तक होती है, 6 से पहले एसिडिक, और फिर इसके बाद जो है 14 तक वो बेसिक होता है, और बीच में दैट इज़ द न्यूट्रल। तो 1 से लेकर 4 के बीच में दैट इज़ पेप्सिन, जो 1.5 इसका ऑप्टिमम है, और उसके बाद इसका जो है ये न्यूट्रल पीएच पर काम कर रहा है स्लेवरी अमाइलेज। अच्छा, स्लेवरी अमाइलेज स्लाइवा से, स्लेवरी ग्लैंड होते हैं वो रिलीज़ करता है अमाइलेज, तो ये हमारे माउथ पे रिलीज़ होता है, तो ये न्यूट्रल पीएच पे काम करता है, और ये फिर अल्कलाइन फॉस्फेटेज बेसिक पीएच पर काम करता है। ओके, अब है नेक्स्ट वाला है एंजाइम कंसंट्रेशन। एंजाइम कंसंट्रेशन मना, अब अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो एंजाइम की एक्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। द एंजाइम एक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द सबस्ट्रेट इन एंजाइम मॉलिक्यूल।
एंजाइम की एक्टिविटी डिपेंड करती है कि कितने सबस्ट्रेट अवेलेबल हैं एंजाइम के लिए, मतलब कितने एंजाइम के लिए कितने सबस्ट्रेट अवेलेबल हैं, ये डिपेंड करता है उसकी एक्टिविटी के ऊपर कि कैसे होगी। जैसे इफ द सबस्ट्रेट टू कंसंट्रेशन इज़ वेरी हाई, अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इज़ वेरी हाई, द एंजाइम कंसंट्रेशन इज़ हाईली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम। यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने पता नहीं, खैर यहाँ पर एंजाइम की कंसंट्रेशन की बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल कह रहा है कि अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, लाइक एंजाइम बढ़ा दें, जैसे ही एंजाइम बढ़ाएंगे तो होगा क्या, रिएक्शन भी बढ़ेगा। बट इन रियल कंडीशन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज ऑलवेज लिमिटेड टू द एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द एंजाइम कंसंट्रेशन इज इनिशियली, बट आफ्टर सम टाइम इट रिमेन कांस्टेंट। अब यहाँ पर कह रहा है फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है एंजाइम है आपके 5, ठीक है, और सबस्ट्रेट आपके 5 है, लेकिन एंजाइम की कंसंट्रेशन को अगर मैं बढ़ा दूँ, एंजाइम ज़्यादा हो जाए, एंजाइम 10 हो जाए, एंजाइम 15 हो जाए, तो होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट आकर उस पर अटैच होकर काम कर सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट निकलेगी। तो जैसे ही मैं एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाऊंगी, रिएक्शन बढ़ेगा, लेकिन एक पॉइंट के ऊपर वो नहीं बढ़ेगा और वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंजाइम की कांस्टेंट कंसंट्रेशन को तो मैं बढ़ाती जाऊँ, लेकिन सबस्ट्रेट ही खत्म हो जाएंगे जो उस पर अटैच हो सके। तो इसके लिए यहाँ पर लिखा है कि एंजाइम की कंसंट्रेशन आप जैसे ही बढ़ाओगे तो एक चेंज आएगा, एक कंटिन्यूस एक जो है वो ग्राफ के ऊपर इंक्रीमेंट नज़र आएगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और फिर ये जो रिएक्शन है वो कांस्टेंट रेट पर ही चलेगा। सही है, तो यहाँ पर ये बात हो रही है। नेक्स्ट है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। लाइक अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, सबस्ट्रेट की मिकदार को बढ़ा दें, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। कह रहा है रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा अगर कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी अगर हम बढ़ा दें, इन अ कंडीशन वेयर एंजाइम कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट। अब यहाँ पर आप थोड़ी बात समझें, देखें, अगर मैं एंजाइम की कंसंट्रेशन को ऊपर बढ़ा रही थी तो एक पॉइंट पर एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ रही थी, लेकिन फिर कांस्टेंट हो जा रही थी। क्यों? क्योंकि भाई आप एंजाइम बढ़ाते जाओ, 5 बढ़ाओ, 10 बढ़ाओ, 15 बढ़ाओ, लेकिन आप सबस्ट्रेट तो कांस्टेंट रख रहे हो ना। सबस्ट्रेट खत्म हो जाएंगे तो क्या एंजाइम के ऊपर कौन आके रिएक्ट करेगा? तो फिर वो कांस्टेंट रिएक्शन चलेगा। ऊपर की मैं बात करें, अब नीचे कह रहा है आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, और एंजाइम की कंसंट्रेशन को आप ना बढ़ाएं, आप उतना ही रखें। जैसे फॉर एग्जांपल 5 एंजाइम्स हैं और सबस्ट्रेट भी 5 थे, लेकिन फिर आपने 10 किए, 15 किए, 20 किए, लेकिन एंजाइम 5 के 5 ही है, तो सबस्ट्रेट आकर उस पर रिएक्ट करेगा। जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट उतनी जल्दी रिएक्शन होगा, दैट्स गुड। लेकिन एक पॉइंट के बाद जब एंजाइम उतने ही है, सबस्ट्रेट आकर उन पर रिएक्ट कर रहे हैं, तो एंजाइम की कंसंट्रेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। So this increase remain continue until the availability enzyme becomes saturated with the substrate। इसका मतलब है कि सारे के सारे एंजाइम जो है वो ऑक्यूपाइड हो जाएंगे सबस्ट्रेट के साथ। जैसे 5 एंजाइम थे, सही है, और हमारे पास जो है वो 10 वो है सबस्ट्रेट, तो ये क्या करें, इन पे आके रिएक्शन करें, और यहाँ पर हम कंटिन्यूसली बढ़ाते जा रहे हैं, सबस्ट्रेट को बढ़ाते जा रहे हैं, ये आके इस पर रिएक्ट करें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कंटिन्यूसली बढ़ाती जा रही हूँ, लेकिन ये तो 5 ही है ना, एंजाइम तो मेरे पास 5 ही है, तो ये क्या करेंगे, इनको ऑक्यूपाइड कर लेंगे ना। तो ये ऑक्यूपाइड जब तक ये ऑक्यूपाइड रहेंगे तब तक दूसरे आके नहीं बैठ सकते, तो इनकी कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली बढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा और देयर विल बी नो इंक्रीज इन एंजाइम एक्टिविटी और एक सर्टेन हायर लेवल ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सही, एट अ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एक्सर्ट रिटार्डिंग फोर्स अपॉन द एंजाइम एक्शन। और फिर होगा क्या, अगर मैं कंटिन्यूसली सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाती जाऊँ और एंजाइम बढ़ाऊँ ही ना, तो एक पॉइंट पर आके सबस्ट्रेट एक रिटार्डिंग कंसंट्रेशन, एक रिटार्डिंग फोर्स लगाता है, जिस पर वो जाके बोलता है एंजाइम को कि भाई रुक जाओ, अब ज़रूरत नहीं है इतनी उसकी जो है वो उसकी प्रोडक्ट की। ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। सही है, यहाँ पर देखिए रेट ऑफ रिएक्शन है और यहाँ पर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन डज नॉट इफेक्ट द रिएक्शन रेट। यहाँ पर देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये बढ़ रहा है। फाइनली एक वेलोसिटी जब इसकी मैक्सिमम पहुँच गई, तो जहाँ पर जब ये पहुँच गई तो इससे आगे ये अब कांस्टेंट जा रहा है, क्योंकि अब जो है वो सारे के सारे एंजाइम ऑक्यूपाइड हो चुके हैं सबस्ट्रेट के साथ। तो सबस्ट्रेट के लिए अब खाली जगह नहीं है कि वो आके एंजाइम के साथ बाइंड हो, क्योंकि भले आप कितने भी बढ़ाते जाओ लेकिन वो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, जिसकी वजह से कांस्टेंट यहाँ पर आपको ग्राफ नज़र आएगा। सो कितने भी अब इंक्रीज़ कर लो, आपको इफेक्ट नज़र नहीं आएगा इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर। देन आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट।
यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है दिस में बी ड्यू टू टू रीज़न, हाई क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट देन एंजाइम। एंजाइम की क्वांटिटी जो है वो सबस्ट्रेट से ज़्यादा, सबस्ट्रेट ये क्यों होता है, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट जो है ज़्यादा बढ़ गई है, एंजाइम उतने के उतने ही है, और अक्यूमुलेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट, जो एंड प्रोडक्ट है वो ज़्यादा होती जा रही है। लाइक फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पर ये जो एंजाइम है ना, ये बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, एंजाइम आ रहे हैं, एंजाइम जो है यहाँ पर है, सबस्ट्रेट आ रहे हैं, इस पर रिएक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, सबस्ट्रेट आ रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ी हुई है। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जब हमने बढ़ा दी तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे बन रही है, लेकिन प्रोडक्ट यहाँ पर बन तो रही है, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर उसका काम है वो जा नहीं रही, या वो उसका जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो ये यहाँ पर जमा होती जाएंगी, प्रोडक्ट जमा होती जाएंगी। तो ये प्रोडक्ट जाके जो है ना इसको एंजाइम के पास जाएंगी और फिर इसको इनहिबिट करेंगी कि भाई रुक जाओ, हमारा आगे यूज़ नहीं हो रहा, तो फिर ये रुक सकती है, जिसकी वजह से भी इसकी एक्टिविटी कॉन्स्टेंट हो जाती है। तो ये वही बात कर रहा है कि अक्यूमुलेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट हो जाएगा। इट मीन्स द सबस्ट्रेट एंड एंजाइम कंसंट्रेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप टू सर्टेन मैक्सिमम वेलोसिटी। अब इसका ये मतलब है, कह रहा है कि इन सबस्ट्रेट जो है और एंजाइम की दोनों की कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ाएंगे तो एक सर्टेन मैक्सिमम पॉइंट तक रिएक्शन की रेट बढ़ेगी, लेकिन विद फर्दर इंक्रीज अगर हम उनको कंटिन्यूसली बढ़ाते जाएंगे यहाँ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को, तो उसका कोई भी इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पर नज़र नहीं आएगा और वो एक कांस्टेंट ग्राफ शो करेगा। डन। आई होप आपने मेरा लेक्चर जो है समझा होगा और आपको समझ आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आप मेरे चैनल को देखते हैं लेकिन यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग, आई डोंट नो व्हाई, तो काइंडली आप सब्सक्राइब करें ताकि ये बहुत ज़्यादा बच्चों तक वीडियो पहुंच सके और वो इससे बेनिफिट उठा सकें। बिकॉज वीडियोस जो हैं वो मैं डाल रही हूँ ताकि बच्चों की हेल्प हो सके। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर मेरा पूरा ट्राई है, मैं उनकी हेल्प करना चाह रही हूँ, तो आप भी मेरा साथ दें ताकि ये बच्चों तक वीडियोस पहुँचें और वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। इंशाल्लाह मैं वीडियोस की जो है वो कंसिस्टेंसी रखूँगी, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। पढ़ाई जो है अपनी कंटिन्यू रखिएगा और बुक की लाइन वाइज आप रीडिंग करते आइएगा। अगर आपको मेरी बुक्स के वर्ड्स वगैरह कुछ नहीं नज़र आ रहे तो आप अपनी बुक खोल के रखें, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर कोई ख़ास इतनी एडिटिंग शेडिटिंग नहीं हुई भी, तो आप जो है अपनी बुक खोल के रखिए और भले हैंड फ्रीज लगा लीजिए, आप मेरी रीडिंग सुनते जाएं और फिर अपनी बुक को अंडरलाइन करते जाएं, पढ़ते जाएं। सही है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।